चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे काफ़िले होते हैं। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम यूथ डायलॉग्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सना ज़हीर। आज जिस यूथ को मैंने बुलाया वो बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत खूबसूरत हैं। वो एमफिल कर रही हैं जेंडर स्टडीज़ में फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से काफ़ी काम कर रही हैं। यूथ में बहुत मकबूल हैं, फ़ीमेल स्कूटी के हवाले से, सोशल हैरेसमेंट के हवाले से, और इसके अलावा स्पेशल एबल जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज रवीहा इदरीस। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। और बहुत ही ज़बरदस्त यूथ हैं, आपको बुला के मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी अचीवमेंट, सबसे पहले अपनी स्टडीज़, अपना बैकग्राउंड बताइएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे आज इनवाइट किया, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है यूथ के लिए इस तरह का प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है ताकि बाकी यूथ भी जो है वो एम्पावर हो। So first of all, I would like to introduce myself. This is रवीहा इदरीस। मैंने अपना बैचलर्स जो है सोशल वर्क में कंप्लीट किया, वो LCW से 2022 में। और इसके अलावा राइट नाउ आई एम परस्यूइंग एमफिल फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी एंड आई एम इन माई सेकेंड सेमेस्टर। और जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में थी मुझे उस टाइम से ही डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का बहुत शौक था। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन माई स्टडीज़ मुझे होता था कि मैं जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करूँ, मैं कोई ऐसा काम करूँ जिससे ना सिर्फ मुझे फ़ायदा हो, मेरे साथ जो लोग हैं या मेरी फ्रेंड्स हैं उनको भी मज़ा आए काम करने का और वो भी इंगेज रहें। सो उस टाइम पे अल्लाह ताला ने मुझे फिर मौका दिया और मैं अपने डिपार्टमेंट की प्रेसिडेंट बनी। 2 साल मैंने एज ए प्रेसिडेंट अपने डिपार्टमेंट में सर्व किया। LCW की जॉइंट सेक्रेटरी में 2 साल रह चुकी हुई हूँ और वो एक बहुत अच्छा एक्सपोजर था यूनिवर्सिटी के थ्रू। काफ़ी मैंने इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया और काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला। वॉलंटियर एक्टिविटी में आप बहुत इन्वॉल्व हैं? बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी, स्टूडेंट लाइफ से लेके स्टिल अभी तक। सही। अच्छा, ये तो हो गई। आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं जिस पे आप बहुत प्राउड फील करती हैं? आई थिंक मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि मैं अपने डिपार्टमेंट की सबसे पहली LCW के सोशल वर्क डिपार्टमेंट की सबसे पहली स्टूडेंट थी जो काउंसिल में सिलेक्ट हुई थी। काउंसिल में मैं जॉइंट सेक्रेटरी रही थी और कंटिन्यूसली 2 साल में जॉइंट सेक्रेटरी रही थी। आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम जब मुझे इंटरव्यू की कॉल आई थी और मैंने इंटरव्यू क्लियर किया था। उसके बाद मुझे जब मैंने अपने HOD को बताया कि आई एम सिलेक्टेड एज अ जॉइंट सेक्रेटरी और वो अपनी सीट से खड़ी हुई, उन्होंने मुझे हक किया और उन्होंने बोला कि रवीहा यू डिड इट। 30 साल हो गया इस डिपार्टमेंट में एंड वी द फर्स्ट वन जो हमारे डिपार्टमेंट को काउंसिल में रिप्रेजेंट करने जा रही हो। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि आपकी HOD आपको एक्नॉलेज कर रही है। सही। इसके अलावा आपकी कौन सी अचीवमेंट है जिस पे आप प्राउड फील करते हो? इसके अलावा मेरी आई थिंक छोटी छोटी अचीवमेंट्स तो सबकी होती हैं। मुझे जो एक मज़े की चीज़ लगती है वो ये लगती है कि मेरी कोई छोटी सी छोटी एक्टिविटी होती है ना, उससे जो मेरे जिसके लिए मैं काम कर रही होती है, जिसके साथ कर रही होती हूँ, वो जब खुश होता है मुझे दुआ देता है, वो सबसे मज़े की अचीवमेंट्स होती हैं। मैंने अभी रिसेंटली मेरा बचपन से ना एक एम था कि मुझे कोई ऐसा काम करना है जिसमें जो ओल्ड एज होम के लोग हों और उसके अलावा जो ऑर्फन बच्चे होते हैं, क्योंकि ऑर्फन बच्चे वो होते हैं जिनके पास ना माएँ नहीं होती, माँओं का एक वो दुआ और शफकत नहीं होती, और जो हमारे ओल्ड एज होम में माएँ होती हैं उनके पास बच्चे नहीं होते हुए भी उनके बच्चे उनको लावारिस छोड़ जाते हैं। तो मुझे इनको इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना था, कोई काम करना था। मैं बहुत टाइम से मैं इस पे सोच रही थी मैं क्या करूँ। तो अल्लाह ताला ने मौका दिया। इस साल मदर्स डे पे मैंने एक ऐसा इवेंट प्लान किया जिसमें जो हमारी ओल्ड एज होम की माएँ हैं और जो हमारे ऑर्फन बच्चे हैं वो सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आएँ और मिल के जो हमारा मदर्स डे है ना वो सेलिब्रेट करें। और वो बहुत गूज बम्स देने वाला इवेंट था कि जब वो बच्चे खुद जा रहे हैं और माँओं को गजरे पहना रहे हैं, उन माँओं को कार्ड्स बना के दे रहे हैं, उनको हग कर रहे हैं, माएँ इमोशनल थी, बहुत प्यार कर रही थी। तो मुझे लगता है वो मेरे लिए अचीवमेंट थी कि मेरी वजह से इतने सारे लोगों के चेहरों पर खुशी थी। ये बहुत अच्छी बात है। और हम जो नौजवान हैं वो कदर नहीं कर रहे होते कि उनके पास पेरेंट्स मौजूद हैं या पेरेंट्स के पास बच्चे मौजूद हैं। ये बहुत कदर करने वाली बात है। और वो माँओं की जो स्टोरीज़ हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो यूथ है, यूथ के अलावा मैं ये नहीं कहूँगी कि यूथ, मैं अपने पेरेंट्स से भी कहूँगी, मैं इवन दो मैं अपनी नानों को भी इंगेज कर रही हूँ कि वो भी मेरे साथ ये ओल्ड एज होम जाया करें। हम लोगों को भी अपनी ज़िंदगी से टाइम निकालना चाहिए इन लोगों के लिए। हम लोग इनके पास जाएँ, इन ओल्ड एज होम में जाएँ, ऑर्फन बच्चों के पास जाएँ। पूरे महीने का एक दिन हम अगर इनके साथ गुजारेंगे ना, हमारे पूरे महीने की जो थकावट होगी ना वो उस एक दिन में ख़त्म हो
जाएगी जब हम उनके सही, साथ सही। बैठेंगे, उनकी बातें सुनेंगे। सही, हमारी ज़िंदगियों में वो परेशानियाँ नहीं हैं जो सही। उन्होंने फेस की सही हैं, बात तो हमें है। उनके साथ टाइम गुजारना चाहिए। अच्छा, ये जो है पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है लाइफ में, जो यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके लिए क्या क्या हर्डल्स अभी तक के जो हैं क्रॉस करी हैं? अच्छा, हर्डल्स तो मुझे लगता है सबकी ज़िंदगी में आती हैं। अगर ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं है तो वो ज़िंदगी नहीं है। सही बात है। तो बहुत मुश्किलात फेस की हैं, बहुत टफ़ टाइम भी देखा है, और उस टफ़ टाइम में कभी कभी हार भी मानी है। सही। तो मुझे ऐसा लगता है कोई कभी ऐसा टाइम आता है कि आपको लगता है बस अब बस हो गई, अब नहीं करना, पीछे हो जाओ। लेकिन उस टाइम पे रीबिल्ड होना, वो आपका एक मेन आपके अंदर ही वो चीज़ होती है। तो मुझे लगता है मैंने सबसे पहले हार मान ली थी 9th क्लास में। सही। जब मेरा 9th क्लास का रिजल्ट आया था ना, 10th में थी, आई वॉज इन 10th क्लास। जब मेरा 9th क्लास का रिजल्ट आया था तो आई स्टिल रिमेंबर, मेरे मार्क्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं थे। आई थिंक 65 या 66% मार्क्स थे। और मेरी फैमिली में उस टाइम पे मेरे साथ कोई 25 बच्चे थे, सब ने जिन्होंने मैट्रिक में पेपर्स दिए थे, उन सब के साथ मेरा मुकाबला था। और सबको लगता था रवीहा के मार्क्स सबसे ज़्यादा आएंगे, जो कि ऐसा नहीं हुआ, मेरे मार्क्स कम थे। तो मुझे बहुत बातें सुनने को मिली। सब ने बोला इतनी महंगी अकेडमी जाके इसके मार्क्स नहीं आए, ये क्या करेगी, तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती, इसने तो कुछ भी नहीं करना, बाप का पैसा ज़ाया कर रही है, माँ का टाइम वेस्ट करिए, ये वो। तो वो आपको ना अंदर से ख़त्म कर देता है, बहुत ख़त्म कर देते हैं। कुछ तो आप देखते हैं कि वो लोग खुदकुशी कर लेते हैं। हाँ, ऐसी चीज, ऐसा भी टाइम था कि बस ये माइंड में था कि बस यार ज़िंदगी ख़त्म कर लो, बातें नहीं सुन सकते। सही बात और है। वो टाइम बहुत मुश्किल टाइम था। उस टाइम पे मुझे याद है कि मेरे साथ मुझे सपोर्ट करने वाले भी कुछ लोग थे, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में ऐसे लोग भी थे। मुझे किसी ने एक बात की थी कि रवीहा यार, लोगों की बातों को अगर दिल पे ले लोगी ना तो आगे नहीं बढ़ पाओगी। सही। तो अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। याद रखो, ये एक मार्कशीट है, मार्कशीट आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड करेगी। और वो चीज़ मैंने अपने दिमाग में बिठाई और मैंने सोचा यार ठीक है, अगर मैंने अभी 9th में मार्क्स नहीं लिए, हो सकता है 10th में ले लूँ, फर्स्ट या सेकेंड ईयर में ले लूँ, लाइफ में आगे जाने के लिए मार्क्स ज़रूरी नहीं है। तो उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया और मैंने अपने आप की पर्सनैलिटी ऐसे बना ली, मुझे लगता है शायद मैं ढीठ हो गई कि जिसने जो कहना कहते रहो, मैंने तो वही करना है जो मेरा दिल करेगा। फिर मैंने लोगों की बातें नहीं सुनी और फिर अल्लाह ताला के फजल से वो चलती गई, जिसने जो कहना कहते रहो, मैंने तो अपना काम करना है। सही बात है। अच्छा, इंस्पिरेशन किससे मिली? मदर से, फादर से? जैसे कि आपने बताया किसी ने आपकी हेल्प की, लेकिन घर में से किसने आपको इंस्पायर किया? अच्छा, मुझे जो बहुत सपोर्ट मिली है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स की बहुत सपोर्ट है। मामा ने मुझे बहुत मोटिवेट किया हुआ है, लेकिन ये जो रिज़ल्ट वाला टाइम होता है ना, उसमें पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते, उनको भी मार्क्स चाहिए होते हैं। तो मुझे याद है मेरे रिज़ल्ट पे भी मेरी फैमिली में सबको मार्क्स चाहिए थे। ये जो एक मैंने आपसे भी बात किया ना, पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, मेरे एक अकेडमी के सर थे, उन्होंने मुझे ये बात बोली थी कि रविया आपके मार्क्स मैटर नहीं करते, आपके अंदर, वो मुझे शुरू से कहते थे कि रविया तुम्हारे अंदर ना एक बात है कि तुम कुछ कर सकती हो, तो उस चीज़ को छोड़ दो कि मार्क्स आपको आगे लेके जाएंगे। आपके अंदर की पर्सनैलिटी, आपकी जो शख्सियत है ना, वो आपको आगे लेके जाएगी। सही। तो मैं सर को बहुत ज़्यादा सल्यूट करती हूँ अभी भी कि उन्होंने वो मेरे अंदर का जो एक चीज़ ख़त्म हो रही थी उसको रीबिल्ड किया। और वो मैं अब ये बात ना, मैं अब सब बच्चों को, अपने कज़न्स को भी, मेरी सारी फैमिली मुझे कहती है बच्चे ख़राब कर रही हो, बट मैं सबको ये कहती हूँ कि अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, अपने अंदर की स्किल्स को निकालो। नहीं, मेरा जो यही थीम यही है कि जो स्टूडेंट्स ना पढ़ाई के साथ कर रहे हैं, अब ये है कि जो आपकी ये एक्टिविटीज़ है ना, यही आपकी जो है प्रोफेशनल लाइफ, आपकी आगे शादीशुदा लाइफ को हेल्प करती है। तो ये एक पॉजिटिव वे में यूथ जो है बहुत अच्छा काम करेगी, हमारा फ्यूचर है पाकिस्तान का। हमारी तो यूथ माशाल्लाह, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं कहती मैं इनके आगे कुछ भी नहीं हूँ, इतनी स्किलफुल यूथ है। आप उनकी एक्टिविटीज़ देखें, आप उनके आइडियाज़ देखें, तो पाकिस्तान की यूथ मुझे लगता है पूरी दुनिया से बेहतर है। बस हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़, डायरेक्शन नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, और हम लोगों के पास आइडियाज़ बहुत है, हम लोग खुद थोड़े से वो कह देते हैं ना कि ढीले पड़ जाते हैं। हम लोगों ने खुद को थोड़ा सा आगे लेके आना है। अगर हम लोग वो कहते हैं ना, हमारी अपनी मतमारी होती है, वो हिसाब होता है, उसको थोड़ा सा आगे लेके चले तो हम बहुत आगे जाएं। अच्छा, फीमेल्स के हवाले से बात हुई, जैसे कि आपने सोशल मीडिया हैरेसमेंट के ऊपर काम किया, वो क्या था? और ताकि थोड़े से जो हमारी फीमेल्स देख रही हैं उनको आइडिया हो इस चीज़ का। ओके, सो सोशल मीडिया हैरेसमेंट पे मैंने 3 सेमिनार्स करवाए हुए हैं, स्टूडेंट लाइफ से लेके अब तक। वो इस टॉपिक को चूज़ करने का ना एक मेन मकसद ये था कि उस टाइम पे एक बहुत बड़े यूट्यूबर थे, उनका केस चल रहा था, और
वो एक यूट्यूबर होके, एक मेल मेंबर होके, यूट्यूब फैमिली के मेंबर होके उनको हैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा था। और अब आज तक ये नहीं पता चला वो फेक थी या जो भी थी, बट उनको भी ये चीज़ फेस करनी पड़ रही थी। और हमारे यहाँ पे मैं बहुत सी लड़कियों को जानती हूँ जिन्होंने ये चीज़ फेस की है, बट उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे उनको पता चले कि वो रिपोर्ट कर सकते हैं। अक्सर लड़कियां तो खुद ही डर जाती हैं, वो किसी से बात भी नहीं करती। रिपोर्ट कहाँ करेंगे? FIA में। हमने FIA से ही कांटेक्ट किया था। FIA में साइबर सेल में मैम थी, मैम आयशा, उनके साथ हमने कांटेक्ट किया। उनके थ्रू हमने इस चीज़ को बताया, हमने लॉयर्स को बुलवाया, उनके साथ हमने ये सेशंस करवाए। फीमेल यूनिवर्सिटी में ही हमने 2-3 सेशंस ये करवाया हैं। बच्चियों को ये चीज़ बताई कि अगर आपके साथ कोई चीज़ हो रही है तो आपने रिपोर्ट कैसे करना है। और जो मुझे मेरे एक सीनियर हैं उनकी बात बहुत अच्छी लगती है, वो मैं चाहती हूँ कि सारी यूथ इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करे। वो कहते हैं कि ये जो आपका सेल फोन है ना, इस सेल फोन के अंदर आप कोई चीज़ ऐसी रखो ही ना जो आपको ये लगे कि अगर किसी और के पास जाता है तो आपको नुकसान है। सही। आप सेल फोन में ऐसी चीज़ क्यों रख रहे हो? आप बेशक वो आपकी पिक्चर्स हैं, बेशक वो आपके मैसेजेस हैं, कुछ भी, अगर आपके सेल फोन में ऐसी कोई चीज़ नहीं, आपको कभी भी इस तरह की हैरेसमेंट का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। सही। तो वो बात आज तक मेरे दिमाग में है और हम इस चीज़ पे करते हैं कि नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है स्नैच भी हो जाते हैं मोबाइल, जो आपके लिए बहुत नुकसान में। बिल्कुल स्नैच हो जाता है आजकल। तो मुझे नहीं पता ये AI का टाइम है क्या है कि आपका डाटा आप अगर किसी से बात व्हाट्सएप भी हैक होने लग गए, यानी आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है। हैक होने के अलावा फेक चैट्स बहुत आम हो गई हैं। फेक चैट बना के आपको यूं पागल बनाया जा रहा होता है, और जिस इंसान को भेजी जा रही होती है वो भी कहता है यार ये तो रियल चैट है, कोई नहीं मानता। माशाल्लाह हमारी ये भी यूथ ही कर रही है ना फेक चैट्स बनाने वाला काम भी, यहाँ पे भी इनका दिमाग चलता है। और ये जो यूथ की जो फेक है ना, ये जो बड़े लोग हैं ना, ये सबसे ज़्यादा मानते हैं। ये सोशल मीडिया पे आ गया, ये तो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल हम वो जो हमारी जनरेशन Z इन कामों में बहुत आ गया फेक चीज़ें बनाने में, और जो हमारे पेरेंट्स मिलेनियल्स वाली जनरेशन है वो बस जो आ गया इंस्टा पे, जो आ गया फेसबुक पे, वो सही है, बच्चे गलत हैं। सही बात है। ये जो टाइम है किस तरह मैनेज करती हैं? पढ़ाई भी कर रही हैं, साथ में जो है आप जॉब भी कर रही हैं, वॉलंटियर ऑफिसर हैं आई थिंक सो, और फिर इसके अलावा किस तरह से मैनेज होती हैं? अच्छा, टाइम मैनेजमेंट ना मेरी कभी कभी पुअर हो जाती है, लेकिन शुरू से बहुत अच्छी है। मेरी मामा ने मुझे ना इस तरीके का इंसान बना दिया है मैट्रिक से लेके अब तक, कि अगर मेरी 8 बजे क्लास होती थी एंड मैं 7:40 पे भी उठती थी ना, तो मैं 8:05 पे यूनिवर्सिटी होती थी। सही। तो इसमें यह है कि नहीं, ये मुझे माशाल्लाह अंदाज़ा हो गया, आप बिल्कुल टाइम पे आई थी, वरना मुझे सबको कहना पड़ता है बी ऑन टाइम। आई एम वेरी पंचुअल, और मुझे भी होता है कि मैं पंचुअल हूँ तो सामने वाला भी पंचुअल हो। मुझे किसी ने अगर 5 बजे का टाइम दिया है, मैं 4:45 पे वहाँ होती हूँ, और ये पंचुअलिटी की वजह से मेरी सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो आप जो है स्कूटी भी चलाती हैं, आई थिंक ये भी आपका टाइम मैनेज करती है। स्कूटी भी टाइम मैनेज करती है। अच्छा, स्कूटी चलाना बहुत मज़े की चीज़ है। मैं सीरियसली चाहूँगी कि जितनी भी हमारी फीमेल्स हैं, बच्चियाँ हैं, यूनिवर्सिटी जा रही हैं, जॉब कर रही हैं, उनको ना अपने आप को खुद सिक्योर करना है, और वो ये है कि स्कूटी आप चलाओ, आपको इंडिपेंडेंट करती है। सही। आपको इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि यार आपका जो दिल करे वो करो। आपको मतलब ये है कि आप बहुत सी चीज़ों से बच जाते हो, आप बहुत से लोगों की अजीब नज़रों से बच जाते हो जो आप लोकल ट्रैवल कर रहे होते हो। आपने बसों पे धक्के खाने होते हैं, आप वैन्स पे धक्के खाते हो, आपकी अपनी सवारी है, उठो, स्टार्ट करो और जहाँ जाना जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, टाइम पे घर आओ, टाइम पे यूनिवर्सिटी पहुँचो। तो बहुत मज़े की चीज़ है स्कूटी कोई वाक़या है इससे रिलेटेड स्कूटी से? अच्छा, स्कूटी के बहुत सारे वाक़यात हैं। तो मैंने जब स्कूटी चलाना स्टार्ट की थी ना, तो उसमें मेरे बहुत एक्सीडेंट हुए थे, अभी भी होते रहते हैं, लेकिन ये मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करी, ये भी पार्ट है, लड़कों के भी होते हैं, सिर्फ लड़कियों के नहीं होते। लेकिन मुझे अभी भी सीन याद है। मेरे साथ ना, मैं अपनी एक फ्रेंड को साथ लेके जाती होती थी, सुबह भी मेरे साथ आती थी, वापसी पे भी साथ जाती थी ना, हम ऑफिस से इकट्ठे आते थे। तो UCP वाला जो रोड है मेरे ऑफिस तक का, वहाँ पे हम जा रहे, और उसने चादर पहनी हुई थी, एक अंकल की एज का वो आदमी होगा, उसने जाते जाते ना उसकी चादर खींची है स्कूटी पे, चलती स्कूटी पे, और उसने मुझे नहीं बताया। उसको पता है कि इसको बताया तो उसने तो यहीं पे रोक के बोलने लग जाना। मैंने फिर उससे पूछा क्या हुआ है, कहती कुछ नहीं। मैंने कहा बताओ क्या हुआ है, क्योंकि स्कूटी एकदम से हिली। कहती यार उसने चादर खींची है। मैंने स्कूटी तेज़ की, फुल स्पीड पे, मैं स्पीड पे नहीं चलाती। मैं उसके पास जाके मैंने उसकी बाइक रुकाई, मैंने कहा आप बताएं आपको क्या मसला है, आपने क्यों तंग किया।
आगे से चुप हो गया। मैंने कहा आपको शर्म नहीं है, आप लड़कियों को तंग कर रहे हैं, सुबह सुबह ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आप क्यों तंग कर रहे हैं? आगे से कहते हैं इतने अच्छे घरों के हो तो आप निकले क्यों हो? और वो मुझे बहुत ट्रिगर की। मैंने कहा यार आप इतने अच्छे, वो और ये कह के वो निकल गया फ़ौरन। उसके बाद मैं इसके पीछे गई, मैंने कहा आप इतने अच्छे घर के, तो 2 मिनट रुको, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कौन अच्छे घर का है। उसी टाइम पे उन्होंने पीछे से लाइक हम लोग, वो आगे निकला क्या आवाज़ समझ नहीं आई, वो हमारे पीछे आया, उसने हमारी स्कूटी को हिट किया है, लिटरली हिट किया है, और हम दोनों वहीं सड़क पे, और अच्छा खासा बुरा एक्सीडेंट हुआ था। और सबसे बुरी चीज़ मुझे ये लगी थी कि उस टाइम पे हमारे पीछे बहुत से लोग थे, वो सब देख रहे थे। जब मैं गिर गई हूँ, वो लड़का जो था, हम दोनों लड़कियाँ गिर गई हैं, वो लड़का आगे खड़ा हुआ है, उसने पीछे मुड़ के हमें एक ना जो बहुत जीत वाली स्माइल होती है ना, उसने हमें एक स्माइल दी है कि हाँ गिर गई है, देख लिया, उसके ऊपर स्कूटी गिरी है, फिर वो चला गया स्माइल दे के। रिक्शे वाला आया, उसने मैं उठाया, कहता है बाजी मैं तो कब से देख रहा था वो आप लोगों को तंग कर रहा है। और मैंने कहा यार आप लोग अगर सारे देख रहे थे तो आप क्यों उठाने आए हो, पहले क्यों नहीं रुके, पहले आपको नज़र नहीं आया? तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी को इस चीज़ को देखना चाहिए। अब आ गई है, अब आके बहुत आई है। अगर इस तरह के नेगेटिव लोग मिले हैं ना, तो पॉजिटिव लोग मुझे ज़्यादा मिले हैं। अक्सर एक दफ़ा मुझे एक आंटी मिली, मैं इशारे पे रुकी हुई थी, वो अपनी गाड़ी से उतर के आई हैं, उन्होंने उतर के मेरा माथा चूमा है, मुझे प्यार किया है, और वो गई हैं। अक्सर जाते जाते लोग थम्स अप करके जाते हैं, अंकल्स थम्स अप करके जाते हैं, अक्सर रोक के कहते हैं बेटा मुझे आप लोगों को देख के बहुत खुशी हो रही है, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी भी आप लोगों की तरह स्कूटी चलाए। तो नेगेटिव लोगों के साथ साथ पॉजिटिव लोग भी हैं, लेकिन नेगेटिव लोगों को ज़रा अपना माइंडसेट चेंज करना है यार, क्योंकि वो हमारी जो जनरेशन आ रही है अभी तो टाइम लगेगा, आई थिंक 10-15 साल लगेंगे वो जनरेशन के। लेकिन नहीं, अब मैंने जब स्टार्ट की थी और अब मैं देख रही हूँ ना माशाल्लाह, तो मुझे रोज़ डेली बेसिस पे कोई 5 से 6 लड़कियाँ नज़र आती ही आती हैं जो स्कूटी या बाइक चला रही होती हैं, तो बहुत मोटिवेशन मिलती है इस चीज़ से। सही। बुक्स कौन सी पसंद है? बुक्स मुझे या तो नॉवेल्स पसंद है, ज़्यादातर नॉवेल्स पसंद है, और उसके अलावा जिसके अंदर कोई मुझे कोट मिल रही हो ना मज़े की, वो मैं पहले इंस्टाग्राम पे पता चल जाता है इस बुक के अंदर ये कोट है, वो बुक पे पढ़ लेती हूँ। ज़्यादातर नॉवेल्स। आजकल की लड़कियाँ नॉवेल्स पढ़ती हैं। सही। आप जो बच्चे होते हैं, जो माजूर बच्चे होते हैं, स्पेशल एबल बच्चे, उनके लिए क्या काम करते हो? अच्छा, अभी रिसेंटली ही हमने इस पे काम स्टार्ट किया है स्पेशल एबिलिटी क्लब के नाम से, जिसमें एक मेन मोटिव है वो मेरा ये है कि हम इंक्लूसिव इन्वायरमेंट प्रमोट करें, इंक्लूसिविटी प्रोवाइड करें हर जगह पे। मैंने ना ये चीज़ बहुत नोट किया, मेरी अपनी फैमिली में मेरे फुफ्फो के बच्चे थे जो कि स्पेशल थे, हम लोग ना उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड करते, हम उनको वो रिस्पेक्ट नहीं देते। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में देखती थी कितनी बच्चियाँ थी ब्लाइंड थी, डेली बेसिस पे यूनिवर्सिटी आती थी, और वो 4-5 लड़कियों का ग्रुप होता था, हाथ पकड़ के क्लास में जा रही होती थी, आती थी, यार ये लोग मेहनत करते हैं, पढ़ रहे हैं, और वो पढ़ के जब एक मकाम पे पहुंच जाते हैं, और अक्सर मुझे लड़कियां याद हैं वो टॉप करती होती थी, आगे उनको जॉब्स नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? तो हमने एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है कि हम लोग इनको इक्वालिटी के लिए साथ ना लेके चलें, इक्विटी के साथ चलें। हम इक्वालिटी करते करते अगर हम स्पेशल लोगों के साथ भी इक्वालिटी करेंगे ना, तो हम उनको वो चीज़ें देने के जिनकी उनको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इफ़ दे डोंट हैव वन एबिलिटी, दे हैव डिफरेंट एबिलिटीज़ जो हम में भी नहीं है, इसलिए हम इनको स्पेशली एबल लोग कहते हैं। स्पेशल एबिलिटी क्लब का नाम ही इसलिए दिया गया है। तो हमें इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाना है, हमने हर सेक्टर में गवर्नमेंट की तरफ से भी है। जिस्मानी माजूरी भी या जहनी भी है? अच्छा, जहनी माजूर वो जो अलग है वो थोड़ी डिफरेंट है, अभी हम इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। ऑटिज़म बहुत ज़्यादा है। मैं और हमारा एक इंस्टीट्यूट है ऑटिज़म रिसोर्स सेंटर लाहौर, उनके साथ मिलकर काम कर रही हूँ। मिस महविश बहुत अच्छा काम कर रही हैं बच्चों के साथ वहाँ पे। ऑटिज़म की एक बात ये है कि एक मदर के बाकी बच्चे सही होंगे, एक बच्चा ऑटिस्टिक है, आप सोच रहे हैं कि क्यों, जब बाकी सब सही हैं तो वाई। मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी, उसमें ये था कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें ऑटिज़म ज़्यादा होगा, तो हम लोगों को इसके लिए प्रिपेयर रहना है। और हम लोगों को, और एक चीज़ जो मुझे बहुत बुरी लगती है, अब तो शायद वो कम हो लेकिन फिर भी अक्सर फैमिलीज़ में ये चीज़ कहा जाता है, अगर किसी का भी कोई स्पेशली एबल बच्चा होता है या ऑटिज़म किसी टाइप का भी कोई भी स्पेशल एबिलिटी का बच्चा आ जाता है ना, तो उस मदर को ये चीज़ कही जाती है इन्ने कोई गुनाह किया उन्हें, इन्हों अल्लाह दी सज़ा है। ये वो सज़ा नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से शायद रहमत है। अल्लाह ताला ने उनके घर में रहमत दी है उस बच्चे की वजह से, उस बच्ची की वजह से उनके घर में कितनी बरकतें होंगी। आप लोग उन बच्चों को रिस्पेक्ट दो, उन बच्चों को भी वही इन्वायरमेंट दो जो बाकी बच्चों को दे। माशाल्लाह आपके साथ बहुत ज़बरदस्त बात हुई, लेकिन एक छोटा सा क्रिस्पी सा मैसेज यूथ के लिए।
अच्छा, यूथ के लिए एक मज़े का मैसेज यही है कि डू वट एवर यू वांट टू डू, बट डू समथिंग फॉर पाकिस्तान एज वेल। सही। जो करना करो, लेकिन याद रखो पाकिस्तान के लिए भी कुछ करो। सही। आपकी हो सकता है कि आप जो अपने लिए करना चाह रहे हो उसी से पाकिस्तान के लिए भी बेहतरी हो जाए। हमारी यूथ बहुत क्रिएटिव है, बहुत क्रिएटिव है। उस क्रिएटिविटी को बस आप लोगों ने इस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, उस प्लेटफॉर्म तक लेके आना है कि आप उससे हमारे मुल्क को बेहतर कर सको। बाहर के मुल्क जाने के ख्वाब आजकल सब देख रहे हैं, लेकिन बाहर के मुल्क जाके आप लोग दूर के ढोल सुहाने ही होते हैं। आप पाकिस्तान में रह के जो बाहर जाके करना चाह रहे हो, पाकिस्तान में रह के करो और हमारे मुल्क को भाई बेहतर बनाओ। हमें यूथ की ज़रूरत है और एक वो कहते हैं ना कि हार्ड वर्किंग यूथ की ज़रूरत है। सही। थैंक यू रविया, आपके आने का बहुत ज़बरदस्त आपके साथ बातचीत हुई और मैं होप करती हूँ हमारी यूथ ने बहुत ही इनके साथ जो है वो सीखा होगा कि हमारी यूथ आगे जा सकती है, आगे बढ़ सकती है। बस अपने आप को फोकस रखना है, स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है और उम्मीद रखनी है कि जीतेंगे और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए करना है। इसी के साथ मैं इजाज़त लूँगी, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, अगर आप भी मेरे साथ यहाँ बैठना चाहते हैं तो नीचे मेरा फॉर्म दिया हुआ होगा डिस्क्रिप्शन में, वो फिल कीजिएगा और आप भी पार्ट हो सकते हैं मेरे साथ ना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।